अब हम लोग देखते हैं लोकतंत्र एवं सामाजिक परिवर्तन के प्रकटन स्वरूप जन आंदोलन। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि लोकतंत्र क्रमशः समृद्ध हो रहा था, वहीं सामाजिक परिवर्तन के दौर से भी भारत गुजर रहा था और इस संदर्भ में जन आंदोलन भी दिखता है। इसका स्वरूप कैसा था, सरकार ने किस प्रकार जन आंदोलन को मोड़ने की कोशिश की। यहाँ पर हम लोग यदि बात करें तो 70 के दशक की बात करते हैं और यह 70 का दशक एक विशेष चरण को दर्शाता है। 1969 में आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया था और इंदिरा गांधी ने उसे 2 बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, एक बार 1969 में और एक बार 1980 में। राष्ट्रीयकरण करने का तात्पर्य यह था कि बैंकों की पहुंच सिर्फ कुछ बड़े लोगों तक ही सिमट कर न रह जाए, बल्कि जनसामान्य को बैंक से जोड़ना इसका उद्देश्य था। अगर जनसामान्य बैंक से जुड़ेंगे तो व्यक्ति की भी उन्नति होगी, वे छोटे छोटे लोग भी कुछ पैसे जमा करेंगे, कुछ पैसे बैंक से लेंगे, इससे बैंक की भी उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति होगी तो स्वाभाविक रूप से राष्ट्र की भी उन्नति होगी। बैंकों के राष्ट्रीयकरण की और उसके बाद प्रीवी पर्स की समाप्ति की। प्रीवी पर्स हुआ कि कोई विशेष सुविधा, आप जानते हैं कि जब देश आजाद हो गया था तो 562 रजवाड़े थे और वे राजा जैसे शान शौकत से जीवन जीते थे, लेकिन उनको खर्च सरकार देती थी और इंदिरा गांधी की सरकार ने प्रीवी पर्स के रूप में दिए जाने वाले उनके विशेषाधिकार का समापन कर दिया, समाप्ति कर दी और राष्ट्र को समृद्ध बनाने की कोशिश की। बीमा का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया कि सरकार के हाथ में जाने के बाद यह ज्यादा सुरक्षित रहेगा और इस तरह की कई एक कार्रवाइयां राज्य द्वारा की गई और इससे लोकतंत्र को निचले स्तर तक मजबूत बनाने के प्रयास किए गए। वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ग्रामीण गरीब थे, जो छोटे छोटे कामगार थे, उसको लेकर सरकार ने नीतियां बनाने की कोशिश की और ऐसा प्रयास किया गया कि वे भी समृद्धि की राह अपनावे, उनका भी जीवन समृद्ध हो, वे भी विकास की मुख्य धारा में आ सके। और अपने आप देखा होगा या सुने होंगे कि इंदिरा गांधी ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों जगह से आम जनता को सीधे सीधे अपील किए और उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया। 1971 में के चुनाव में उन्होंने गरीबी हटाओ का नारा दिया था और आप जानते हैं कि यह नारा 1972 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के लिए अप्रत्याशित रही। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी चुनाव जीत गए और 1973 के आरंभ से आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी का पतन शुरू हो गया। बहुत ऐसे वजह रही, लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं हुई थी। सरकार की नीति ग्रामीण या शहरी गरीबी के मामले में सफलता की ओर चली थी, पर पूर्णता की ओर नहीं जा सकी, वह पूर्ण नहीं हो पा रही थी। कांग्रेस पार्टी एक ऐसे पार्टी के रूप में देखा जाना खत्म होते जा रहा था कि जो सामाजिक परिवर्तन में रुचि रखती हो और ऐसा लोगों को लगने लगा कि यह तो असमानता का समर्थन कर रही है। और तत्कालीन परिस्थिति में देश के सामने मूल्य वृद्धि का संकट आ गया, औद्योगिक मंदी आ गई थी और सबसे बड़ी बात कि हमारी खेती जो मानसून पर निर्भर है वह नाकामयाब रहा और बेरोजगारी की संख्या तो हर हमेशा मुंह फैलाए खड़ी रहती है। तो इस तरह कई एक कारक रहे कि लोगों की आकांक्षाएं पूरी नहीं हो पाई। उपद्रव और विरोध प्रदर्शन दिन प्रतिदिन अधिक होते जा रहे थे। जमींदार गरीब लोगों का विरोध करते थे, दमन करते थे, तो वहां गरीब किसान भी आंदोलन करने के मूड में आ गए। वे भी विभिन्न भागों में आंदोलित हो रहे थे। आप नक्सलवादी आंदोलन का भी नाम सुना होगा। ये सब उसी दौर की एक कहानी है।
वहीं आपने संपूर्ण क्रांति का नारा सुना होगा। जब गुजरात से यह क्रांति शुरू हुई थी और यह जन आंदोलन, युवाओं का जन आंदोलन था। इसकी शुरुआत सबसे पहले एक हॉस्टल के मेस में हुई, जहां महंगाई के कारण 20% के सभी सामानों की कीमतों में, खाद्य पदार्थ में वृद्धि कर गई। तो वहां पर छात्रों ने विरोध किया। वह विरोध यूनिवर्सिटी में विरोध हुआ, विरोध प्रदर्शन हुआ, पुलिस लाठीचार्ज हुआ। धीरे धीरे यह विरोध बढ़ता चला गया, पूरे गुजरात को अपने आगोश में ले लिया। उसके बाद जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में बिहार में यह पूरे जोश में था और संपूर्ण क्रांति का आह्वान आप जानते हैं कि जेपी ने दिया था, जयप्रकाश नारायण ने दिया था। और बिहार के साथ साथ इसके बाहर भी यह फैल गया, गुजरात और बिहार के साथ साथ। और यह छात्र का, मध्यम वर्ग का, बुद्धिजीवी लोगों का आंदोलन बन गया। इन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और सभी गैर वामपंथी पार्टियों को समर्थन मिला, जो 1971 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को हटाने में विफल रही थी। यहां पर घनश्याम शाह समाजशास्त्री है, राजनीति शास्त्री हैं, वे कहते हैं इस आंदोलन को क्रांति नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अपनी कार्यसूची में उसने लागू करने के लिए कोई भी क्रांतिकारी विचारधारा, संगठन अथवा संगठनात्मक प्रावधान नहीं रखा था। सिर्फ आंदोलन किया जा रहा था, इसके एक प्रावधान पर यह शुरू नहीं हुई थी। तत्कालीन उद्देश्य को लेकर यह शुरू की गई थी, लेकिन जन विद्रोह पूरे देश में फैलता जा रहा था। वहीं सरकार ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की, 25% आरक्षण की व्यवस्था की। यहाँ पर ऐसे किए जाने के बाद उच्च जाति के लोग उनका विरोध करने लगे और यह मुद्दा राज्य भर में छिड़ने लगा। राज्य भर में पिछड़ी जातियों और अग्रणी जातियों में, दोनों में लड़ाई होने लगी, दोनों ध्रुवीकृत हो गए। पिछड़ी जाति आंदोलन राजपूतों को और अनुसूचित जाति और मुसलमानों के बीच गरीब किसान, ये सारे लोग मिल गए और गठजोड़ बनाकर राज्य में अधिक मजबूती से उभरा और इस समूह ने जनता दल को समर्थन किया। यह वही जनता दल था। 1989 में राष्ट्रीय स्तर पर आप जानते हैं कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया और 1990 में राज्य विधानसभा में एकमात्र सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी थी। 1989 में केंद्र में और 1990 में अनेक राज्यों में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व वाले जनता दल द्वारा कांग्रेस को शिकस्त दिए जाने ने उत्तरी भारत में संगठन को स्थापित किया और ऐसा संकेत दिया कि जो गरीब है, जो पिछड़े हैं, जो मुख्यधारा में नहीं है, उनका सहयोग किया जाएगा। और यह राजपूत एवं अपेक्षाकृत जो अधिक संपन्न पिछड़ी जाति थे, जैसे यादव, जाट, कुर्मी और अन्य पिछड़ी जातियों के बीच एकत्रीकरण के कारण ऐसा हो सका था। और वहीं इन लोगों को मुसलमानों का भी समर्थन मिला, जो कि पहले ऐसा समझा जाता था कि मुसलमान कांग्रेस पार्टी का ही वोट बैंक है, लेकिन इनका भी वोट जनता दल को भी मिला, जनता पार्टी को मिला और इस तरह से कांग्रेस पार्टी को जो एक छत्र साम्राज्य मिला हुआ था, वह धीरे धीरे खिसक रही थी। 90 के दशक की बात करें तो समाज में जो निचले तबके के लोग थे, वो लाभान्वित वर्ग की श्रेणी में आते थे। उन्होंने अपनी सहभागिता राजनीति में दिखानी शुरू कर दी और 70 के दशक से पहले शहरी भागीदारी ग्रामीण भागीदारी की अपेक्षा अधिक हुआ करती थी। ग्रामीण लोग सक्रिय नहीं थे, लेकिन अब 90 के बाद यहाँ भी जागृति आ गई थी और ग्रामीण भागीदारी शहरी क्षेत्र से आगे निकल चुकी थी। शहर के लोग थोड़े उदासीन हो जाते थे, लेकिन ग्राम
में लोगों में जागृति आई, ये आगे आ रहे थे। बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान में महिलाओं की भागीदारी में वृद्धि अप्रत्याशित गति से हो रही थी और वहीं जनजातियों की चुनावी भागीदारी भी बढ़ती जा रही थी। और कई एक राज्य देखें, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान के मुकाबले उत्तर प्रदेश में आपको दलित अधिक मिलते हैं, तो वहाँ दलित भागीदारी भी अधिक दिख रही थी। और वहाँ एक राजनीति शास्त्री है, राजनीतिक विश्लेषक है योगेंद्र यादव, उनका मानना है चुनावी भागीदारी में यह लहर भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कोई खतरा उत्पन्न नहीं करती, क्योंकि इन भागीदारों के बीच इस प्रणाली को वैधता में व्यापक ह्रास अथवा बढ़ती हताशा का कोई चिन्ह नहीं है। वे लोग अधिक से अधिक भागीदारी दे रहे थे और यह लोकतंत्र की समृद्धि का ही प्रतीक था। और ऐसा नहीं था कि वे लोग लोकतंत्र को चुनौती दे रहे थे। और हंटिंगटन, आप जानते हैं एसपी हंटिंगटन, सभ्यता का संघर्ष, जिन्होंने लिखा है, और उनका मानना था कि अगर इस तरह की भागीदारी में अत्यधिक वृद्धि होती तो क्रांति की संभावना बढ़ती है। लोग हताशा में जीते हैं और लोकतंत्र विध्वंस करना वे चाहते हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में ऐसी कोई बात नहीं हुई। पिछले वर्गों का यह जन आंदोलन लोकतंत्र में अधिक सहभागिता के साथ दिखी, वे भी राजनीति की मुख्य धारा में आने लगे थे।